Three charges from the common point. Three particles, each of mass 1 gram and carrying a charge q, are suspended from a common point by three insulated massless strings, each 100 centimeter long. If the particles are in equilibrium and are located at the corners of an equilateral triangle of side length 3 centimeter, calculate the charges q on each particle and you are given the value of g. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास तीन चार्ज पार्टिकल्स है आइडेंटिकल, यानी आइडेंटिकल का मतलब हो गया सबके मास सेम है 3 ग्राम और सबके चार्ज भी सेम है, ठीक। और इक्विलिब्रियम में वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे लोकेटेड है। तो मान लो ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है से ऑफ साइड ए, ठीक, और ये इसके वर्टिसेस है ए बी सी। तो हमारे जो तीनों चार्ज पार्टिकल है क्यू क्यू क्यू, वो इस तरीके से लोकेटेड है और वो एक कॉमन पॉइंट से स्ट्रिंग से तीन स्ट्रिंग, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग इंसुलेटिंग होगी कि चार्जेस लीक ना हो, तो तीन इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है लाइक दिस। तो ये तुम्हारा मान लो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया ओ, ठीक है, और ये हमारी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है। और आपका ऑफ कोर्स यहां पे कहीं सेंट्रोइड आएगा ट्राइंगल का, ठीक है। तो सी, पहले तो इस प्रॉब्लम के पहले करने के पहले एक हम जनरलाइज्ड कंसेप्ट समझ लें। जब भी आपके पास n आइडेंटिकल चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे जो किसी कॉमन पॉइंट से इक्वल लेंथ इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से सस्पेंडेड होंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर n मतलब 3 4 5 6 एनी नंबर, तो अगर n आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स होंगे इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग से कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड होंगे, तो वो इक्विलिब्रियम में लोकेटेड होंगे एट द वर्टिसेस ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। तो पहले तो हम एक जनरलाइज्ड प्रिंसिपल ये लिख लेंगे, ठीक है। ये तो प्रॉब्लम ट्राइंगल के लिए है, बट 4 भी चार्जेस हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो एक जनरलाइज्ड पहले कंसेप्ट समझ लो कि इफ देयर आर n identical charged particles suspended from a common point, then in equilibrium the particles will be located at the vertices of a regular polygon in the horizontal plane. इसका क्या मतलब हुआ, तो अगर इसका मतलब हुआ कि अगर तीन चार्जेस है, जो कि प्रेजेंट प्रॉब्लम का हमारा सब्जेक्ट है, तो तीन चार्जेस है, तो 3 साइडेड पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल, और रेगुलर पॉलीगन क्या होगा बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल ना। तो अगर तीन चार्जेस है तो वो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे लोकेटेड होंगे। अगर उन्हें तुम इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से सस्पेंड कर दो, कहां से, कॉमन पॉइंट से, ऐसे। तो ये अगर आपने ट्राइंगल के केस में तीन चार्जेस के केस में सस्पेंड किया कॉमन पॉइंट से इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, तो दे विल बी लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये पॉलीगन किस प्लेन में लाई करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। समझ रहे हो, जैसे ऐसे ही सस्पेंडेड है, जस्ट विजुअलाइज कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो एक स्ट्रिंग यहां से ऐसे आई, एक स्ट्रिंग यहां से ऐसे आई, एक स्ट्रिंग यहां से ऐसे आई, और जो ट्राइंगल है वो किस प्लेन में, इट इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। गॉट इट, polygon will always be located in the horizontal plane. So this triangle will be in the horizontal plane. Now you can visualize now, what if there are 4 identical charges? Now can you guess the scenario if you have 4 identical charges and they are suspended from a common point by 4 strings of equal length? तो वो चार चार्जेस कहां पे लोकेटेड होंगे, तो आप गेस कर लिए होंगे। अब चार चार्जेस 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेस पे लोकेटेड होंगे, एंड वी नो अ 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज व्हाट, अ स्क्वायर। अ 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन इज अ स्क्वायर। तो अगर आपके पास चार चार्ज होंगे तो दे विल बी इक्विलिब्रियम में, वो ऐसे लोकेटेड होंगे बेटा, और कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है। तो मान लो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो एक स्ट्रिंग इससे अटैच होगी, एक स्ट्रिंग इससे अटैच होगी, एक स्ट्रिंग इससे अटैच, ऑफ कोर्स ये 3D फिगर है, ठीक, और एक स्ट्रिंग इससे अटैच होगी। ये थोड़ा सा कॉन्साइड लग रहा है कर रही है, बट ये स्ट्रिंग आगे है इससे, ठीक है। देयर 4 स्ट्रिंग्स, ठीक है, 1 2 3 4, और ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो जाएगा, ठीक। नाउ यू कैन गेस, अगर 5 चार्जेस होंगे दे विल बी लोकेटेड, और ये अगेन ये स्क्वायर किस प्लेन में होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक।
अगर 5 चार्जेस होंगे तो दे विल बी लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, 6 रेगुलर हेक्सागन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, तो ये पहला फंडामेंटल हो गया। दूसरा फंडामेंटल क्या है, जब भी इस तरीके से इक्विलिब्रियम में लोकेटेड होंगे तो जो तुम्हारा सस्पेंशन पॉइंट होगा, जो भी तुम्हारा सस्पेंशन पॉइंट होगा, वो पॉलीगन के सेंटर या सेंट्रॉइड के एग्जैक्टली वर्टिकली ऊपर होगा। कहां होगा? एग्जैक्टली, और यू कैन से वर्टिकली ऊपर होगा। यानी ये जो सस्पेंशन पॉइंट ओ है वो हमेशा सेंटर जी के ऊपर आएगा। करेक्ट? तो ये दो फंडामेंटल्स हम ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अब इस प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो, इस प्रॉब्लम में हम थोड़ा सा एक नॉलेज इंपोर्ट करेंगे, और ये प्रॉब्लम हम लोगों ने फंडामेंटल्स में की थी। अगर किसी को इसका डेरिवेशन देखना हो तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उस पर देख सकते हो कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इस पे इक्वल चार्जेस रखे हैं और साइड ए है, तो तीनों चार्जेस पे याद है जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लगता है वो सेम लगता है। और किसी भी तुम्हें एक चार्ज पे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो फोर्स जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है वो इस मीडियन लाइन के लॉन्ग लगती है और बाहर की तरफ लगेगी। याद है, ये हमने डिराइव किया था कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस मीडियन लाइन पे लगेगी, ये 30 डिग्री होगा और बाहर की तरफ लगेगी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था? √3 कूलम्स कांस्टेंट Q²/A²। ठीक है, तो ये हमने फंडामेंटल में डिराइव किया है। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना हो तो एज आई टोल्ड यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हो। तो ये वाला जो डिराइव्ड रिजल्ट है ये आज की प्रॉब्लम में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सी अब प्रेजेंट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है कि वी हैव 3 चार्जेस एंड दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो ऑलरेडी वी हैव सीन कि इस केस में all the 3 charges will be located at the vertices of a regular polygon. So in 3 charges, polygon will be equilateral triangle, regular polygon, say side A. And this is Q, and this is Q, and this is Q. And they will be, the point of suspension will be exactly above the centroid. So say this is the point of suspension O. और आप 3 स्ट्रिंग्स बना सकते हो, ठीक, जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से तीनों पार्टिकल से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई बेटा, ये सेकंड स्ट्रिंग हो गई, और ये आपकी थर्ड स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, एंड सी बाय सिमेट्री तीनों चार्जेस पे जो डिफरेंट फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लगेगा वो सेम होगा। जो भी टेंशन लगेगी, जो mg लगेगी, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन डिफर कर सकते हैं। ठीक, तो यू कैन चूज एनी वन चार्ज ना, तुम टारगेट कोई भी एक चार्ज को ले सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को नाम दे दे रहा हूं ए बी सी, और बेटा ये याद रखना, ये जो प्लेन है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्योंकि हम ये 3D रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। तो ये जो व्हाइट वाला ये पूरा है, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है पूरा। ये जो मैं शेडेड प्लेन बना रहा हूं, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक, यानी अगर तुम टॉप व्यू देखोगे, इफ यू सी द टॉप व्यू, तो अगर तुम टॉप व्यू देखोगे, सो सी अ फिगर लाइक दिस, राइट? ये फिगर आपको दिखेगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये साइड ए हो गई, और ये पॉइंट आपको जी दिखेगा, और इसी के ऊपर ओ दिखेगा। करेक्ट, जी के ऊपर ही ओ दिखेगा टॉप व्यू में। और ये जब तुम टॉप व्यू देख रहे हो तो ये कौन सा प्लेन बना रहे हो? ये आप हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहे हो। करेक्ट, चलिए अब हम डिफरेंट फोर्सेस बनाते हैं। तो यू कैन टेक एनी वन ऑफ द चार्जेस। तो आई एम टेकिंग द चार्ज से एट ए। तो ए पे अगर मैं फोर्स बनाऊं तो पहले स्ट्रिंग की फोर्स बनाते हैं। तो वी नो बाय द फंडामेंटल कि स्ट्रिंग हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल करती है विद अ फोर्स कॉल्ड टेंशनल फोर्स। तो ए पे मेरे को तीनों पे फोर्सेस नहीं बनानी है, समझ गए ना? क्योंकि टेक एनी वन चार्ज, तो ए पे जो स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी वो इधर लगाएगी अपनी तरफ। ठीक है, और ये लगेगा तुम्हारा टेंशनल फोर्स, कैपिटल टी। ठीक, अब एक क्या लगेगा? एक चार्ज का वेट लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड ना, एक चार्ज का वेट लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, और एक क्या लगेगा? एक क्यू पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी
by the remaining two charges. So let Fe be the net electric force on Q by remaining two charges. ठीक, और इसके लिए हम ये अभी जो ये नॉलेज लिखा था हमने ये यूज करेंगे कि अगर तीन चार्जेस है तो किसी भी एक पे तुम इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हो तो वो ये आती है और ये फोर्स इसी प्लेन में आएगी ना। ये जो फोर्स है इट इज इन प्लेन ऑफ ट्राइंगल, ठीक, और किधर लगती है, जो मीडियन लाइन है उसकी बाहर की तरफ। तो अगर ये नॉलेज हम यूज करें यहां पे सीधे, तो कैन यू टेल मी ये क्यू पे पहले मैं मीडियन लाइन जोड़ देता हूं। देखो, तो मैं ए को जी से जोड़ देता हूं, ठीक। लेट मी कनेक्ट ए विथ जी, तो आई एम कनेक्टिंग इट विथ से ऑरेंज लाइन। ये देखो ऑरेंज लाइन किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, प्लेन ऑफ द ट्राइंगल। तो आप कहोगे सर इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी मीडियन लाइन के बाहर की तरफ, और इसको हमने क्या नाम दिया है, एफ ई। और एफ ई क्या है, द फोर्स बाय द रिमेनिंग टू चार्जेस। तो एफ ई का मैग्नीट्यूड भी यहां लिख सकते हो, तो वो कितना आता है, के रूट 3 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और एफ ई किस प्लेन में होगी, क्योंकि ये तो देखो तुम प्लेन ऑफ ट्राइंगल दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, करेक्ट, प्लेन ऑफ ट्राइंगल दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो यहां आप 3D रिप्रेजेंटेशन बना रहे हो तो थोड़ा सा, क्योंकि इन अ 2D सरफेस इन द बोर्ड और इन द पेपर यू आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ 3D फिजिकल रियलिटी। आप मॉडल बना रहे हो 3D फिजिकल रियलिटी का, तो थोड़ा सा क्लियर रहना। ये जो ऑरेंज डॉटेड लाइन है ये पूरी पूरी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ट्राइंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, टी इस तरीके से टिल्टेड है, सी हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ क्या है, टिल्टेड है, करेक्ट। तो जैसे यहां पे अगर आप एफ ई बनाओगे इस फिगर में, इसीलिए देखो हम लोगों को फिगर को एनालाइज करना चाहिए अलग अलग सिचुएशन से। तो बेटा अगर यहां पे आप एफ ई बनाओगे तो यहां ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का ही फिगर है, तो ये मीडियन लाइन हो गई, तो तुम्हारा जो एफ ई लगेगा वो इधर लगेगा, करेक्ट, बाहर की तरफ ना। अच्छा इस फिगर में ये क्यू है, अगर आप mg बनाओगे इस फिगर में किधर बनेगा, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक। अगर इस फिगर में मेरे को वेट बनाना है हॉरिजॉन्टल प्लेन के फिगर में, तो mg कैसे बनेगा। यू नो कोई भी वेक्टर अगर प्लेन में अंदर जाता है तो उसे क्रॉस बनाते हैं, यू नो द फंडामेंटल। अगर परपेंडिकुलर अंदर जाता है तो क्रॉस बनाते हैं, और परपेंडिकुलर बाहर आता है तो उसे डॉट बनाते हैं। तो इस फिगर में बताओ तुम्हें क्या लगता है mg किधर जा रहा होगा, अपवर्ड, सोच के बोलना, इस फिगर में अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो आप कहोगे सर mg लग रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन से वर्टिकली डाउनवर्ड, करेक्ट, mg किधर लग रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये फिगर, इसमें तुमने जो फ्लैट सरफेस पे फिगर बनाया है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन का है। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे की तरफ जा रहा है तो इस फिगर में कहोगे mg किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो ऐसे आप क्रॉस बनाओगे mg ना, mg इसमें क्रॉस बनाओगे, ठीक। अच्छा अब देखो मैं दो एक्सेस ले रहा हूं, एक एक्सेस में ले रहा हूं मीडियन लाइन के अलोंग बाहर की तरफ, ठीक है, एक एक्सेस में ले रहा हूं मीडियन लाइन के अलोंग बाहर की तरफ, ये ले लिया मैंने एक्स एक्सेस। और एक एक्सेस में ले रहा हूं वर्टिकल, ये mg के अलोंग, mg भी तो वर्टिकल ही है ना, तो ये मैंने ले लिया y एक्सेस। ऑफ कोर्स इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ना, ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर इसमें एक्सेस बनाओगे तो कैसे बनेगी बेटा, तो इसमें तुम कहोगे सर ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई ना, ये हमारी बाहर की तरफ मीडियन लाइन पे एक्स एक्सेस हो गई, और वाई एक्सेस कैसे बनेगी, अब वाई एक्सेस आउटवर्ड आएगी इसमें ना, इसमें ऊपर जा रही है तो इसमें किधर आएगी, आउटवर्ड। तो वाई एक्सेस को आप ऐसे डॉट बना दो इसमें, ठीक। अब देखिए अगर इस फिगर में देखो तो तुम्हें mg और fe का कंपोनेंट लेने की नीड नहीं है, क्योंकि mg पूरा पूरा वर्टिकल है y एक्सिस पे, और fe पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में है x एक्सिस पे। बट जो तुम्हारा t है, t ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, t ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, t टिल्टेड है ऐसे, ठीक। तो t का कंपोनेंट हमें एक वर्टिकल लेना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लेना होगा। मान लेते हैं कि ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है,
let string subtends an angle theta with the vertical. ठीक है, let string subtends an angle theta with the vertical. Subtends an angle theta with vertical. ठीक है, अब देखिए अगर आप t का कंपोनेंट लोगे तो ये देखो, जहां मैंने अभी हम लोगों ने एक नॉलेज समझा था कि जब ये सिमेट्री से सस्पेंडेड है तो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो एग्जैक्टली सेंट्रॉइड के ऊपर आएगा वर्टिकली. ठीक, तो टी का जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिरेगा बेटा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिरेगा, कैन यू श्योरली से वो एजी पे गिरेगा. जो टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिरेगा वो पक्की बात है एजी पे गिरेगा ना. क्योंकि देखो अगर तुम क्यू या ए ओ लो, क्यू ओ लो या ए ओ लो, ये लाइन लो, तो इसको अगर तुम प्रोजेक्शन लोगे, शैडो लोगे इसकी, तो वो किस पे गिरेगी, एजी पे ना, ये सी पे गिरेगी. तो टी सी लाइन पे है, तो टी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो किस पे आएगा, ऑन द लाइन एजी. द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टी विल बी ऑन द लाइन एजी. The horizontal component of T will be along line AG. That is something very basic. अगर तुम उस पर लाइट को हिट कराओ तो वो शैडो कहां बनेगी, एजी पे. क्यों, क्योंकि वो एजी के ऊपर ही टिल्टेड है. ठीक है, अब देखो अगर हम वेक्टर का बेसिक लगाए तो टी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा टी कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एजी के लॉन्ग वो आ जाएगा टी साइन थीटा ना. ये आ जाएगा टी कॉस थीटा और ये आ जाएगा टी साइन थीटा. करेक्ट. तो नाउ यू विल सी दैट वी हैव मेड ऑल द फोर्सेस एंड टेकन द कंपोनेंट. mg is acting vertically downward, fe is acting in the horizontal plane along the median line outward, T sin theta is acting in the horizontal plane along the median line inward, T cos theta is acting vertically upward. अब यहां पे देखो अगर T के दोनों कंपोनेंट बनाने होंगे तो ये देखो AG के along क्या बनेगा, T sin theta, और T cos theta किधर बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे बाहर की तरफ, यानी इसमें तुम कहोगे आउटवर्ड T cos theta. करेक्ट. अब अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दे, क्योंकि तुम्हारा चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम तो यू कैन से द नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी जीरो. एंड वी नो अगर कोई फोर्स जीरो होती है तो उसका एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा. तो एक्स एक्सिस पे बाहर फोर्स है Fe, तो उसको हमने प्लस साइन दे दिया, माइनस टी साइन थीटा विल बी जीरो. तो देयरफॉर आई विल गेट टी साइन थीटा इज इक्वल टू Fe. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. और अगर आप y एक्सिस पे इक्वेशन लगाओ इक्विलिब्रियम की, तो हमारा जो y एक्सिस पे फोर्सेस आएंगी वो भी जीरो आनी चाहिए. तो पॉजिटिव y एक्सिस पे t cos थीटा, नेगेटिव y एक्सिस पे mg, सो इट विल बी जीरो. सो आई विल गेट t cos थीटा इज इक्वल टू mg. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. करेक्ट. अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूं, right? So what I will get, t sin theta divided by t cos theta is equal to Fe by mg. So t will get cancelled away and I'll get tan theta is equal to Fe by mg. Let it be equation number 3. ठीक, तो ये बेटा आपका tan थीटा की वैल्यू आ गई. अब सवाल है कि हम tan थीटा कैसे निकालेंगे. तो अब हमें थोड़ी बेसिक ज्योमेट्री प्रॉब्लम में लगानी है. तो अगर आप ये ट्राइंगल देखिए AGO, तो AGO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. करेक्ट. ये जो है देखो AGO, तो AGO इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और यहां तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ है L, और ये जो AG है इसको मैं R डिस्टेंस लिख दे रहा हूं. ठीक है. AG क्या है, सेंटर टू वर्टेक्स डिस्टेंस. AG क्या हो गया तुम्हारा, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस हो गया. करेक्ट. तो अगर मैं ये एक ट्राइंगल बना लूं, अलग से सिंप्लिसिटी के लिए, ये O है, ये A है, ये G है. तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और ये क्या है, R है. और आप देखो ये एंगल थीटा दिखाया था आपने,
वर्टिकल के साथ, स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही थी, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, एंगल AOG, ऑल्टरनेट एंगल्स ना, तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। अब देखो इस थीटा के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो आई कैन राइट साइन थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया, ठीक। तो ये आपकी एक इक्वेशन आ गई साइन थीटा की। अब हमें आर निकालना है, क्योंकि आर तो आपको दिया नहीं है ना, हमें तो साइड ऑफ द ट्रायंगल दी है, तो फिर से थोड़ी बेसिक ज्योमेट्री लगा दे। आर क्या है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, तो ये वर्टेक्स है, ये सेंटर है, ये आर है, और ये पूरा बेटा ए है। तो अगर मैं जी से, सेंट्रोइड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ना, तो ये क्या करेगा, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये होगा a/2 हाफ, और ये भी बाइसेक्ट करेगा एंगल भी ना, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में cos 30 की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 30 इज √3/2, दिस इज a/2r, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो r क्या आ गया, a/√3। तो यहां से तुमने बेसिक ज्योमेट्री लगा के r निकाल दिया, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, किसके टर्म में, किसके टर्म में, साइड ऑफ द ट्रायंगल के टर्म में, ठीक। तो आपका साइन थीटा की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, तो आपकी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, r की जगह हम रख दे a/√3l, दिस इज साइन थीटा, करेक्ट। अब देखो, इफ l इज मच मच ग्रेटर देन a, अगर हम एक एजम्पशन ले, हालांकि ये प्रॉब्लम में दिया रहता है यूजुअली, कि अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल से काफी ज्यादा है, तो अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल से काफी ज्यादा है, तो तुम्हारा साइन की जो वैल्यू आ रही है, देखो इसका डिनोमिनेटर काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, यानी साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम होगी, साइन थीटा विल अप्रोच जीरो, नेग्लिजिबल वैल्यू होगी। अब वी नो जब साइन थीटा जीरो को अप्रोच करता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा होता है, ये लिमिट हम मैथ्स की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो इस केस में वी कैन से, अगर ये होल्ड हो रहा है कि tan थीटा विल अप्रोक्सीमेटली भी इक्वल टू साइन थीटा, यानी a/√3l, ठीक, ये आपकी tan थीटा की वैल्यू हो गई अंडर दिस केस, इफ al इज मच मच ग्रेटर देन a, ठीक है। तो हमारी लास्ट इक्वेशन क्या थी, ये साइन को हमने a लिखा था इक्वेशन, तो इसको b लिख देते हैं, ठीक। तो ये हमारा थोड़ा सा हमने अब ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगा दी। अब वापस आ जाए हम अपनी इक्वेशन में कि tan थीटा की वैल्यू आई थी Fe/mg। नाउ लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन इक्वेशन नंबर 3। सो हमारी tan थीटा की क्या वैल्यू आई थी बेटा, tan थीटा की वैल्यू आई थी Fe/mg, और इक्वेशन बी से tan थीटा को रख दीजिए a/√3l, और Fe क्या आया था, k√3q²/a²mg। अब जो अननोन है आप उसको सब्जेक्ट बना लो, तो व्हाट इज द अननोन क्वांटिटी, तो यहाँ q निकालना है, तो मैं q² एज द सब्जेक्ट, तो q² आपका आ जाएगा a³ mg √3, यहां पे आ जाएगा √3 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय कूलम्स कांस्टेंट, so I'll get a3 mg, and you can directly write coulomb's constant as 9 into 10 की पावर 9, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ये लिखो और फिर इसकी वैल्यू 9 into 10 की पावर 9 लिख दो, आपके ऊपर है, ठीक। तो 3 into l into 9 into 10 की पावर 9, ये कूलम्स कांस्टेंट होता है, ठीक। चलिए अब जो वैल्यूज दी हैं वो रख दीजिए। तो a क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल, a is what, साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो वो आपको दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्यूब हो गया। मास कितना दिया, 1 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, जी की वैल्यू 10 दी हुई है। 3 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी दी है, 100 सेंटीमीटर, 9 into 10 index 9, ठीक है। लेट अस सी व्हाट द आंसर विल कम। सो I'll get 1 into 10 power minus 17, ठीक है। तो q² कितना हो गया बेटा, 1 into 10 पावर -17, और यूनिट क्या होगी, कूलम स्क्वायर, क्योंकि ये तुमने q² निकाला है ना, चार्ज का स्क्वायर है तो कूलम स्क्वायर यूनिट आएगी। तो अब अगर अपने को q निकालना हो तो आप अंडर रूट कर दीजिए 1 into 10 पावर -17 कूलम स्क्वायर, सो यू विल गेट 3.162
यानी अप्रोक्सीमेटली 3.16 into 10 power minus 9 coulomb. This is your final answer of the problem. ठीक है, this is the complete working of the problem. Got it? तो ये आपकी कंप्लीट वर्किंग थी प्रॉब्लम की, और आई गेस आपका अप्रोच एकदम क्लियर होगा कि आपने पहला चीज क्या सीखा, पहला स्टेप क्या सीखा कि अगर n आइडेंटिकल चार्ज, अब देखो तुम जनरलाइज कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो, अगर n आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, n3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और अगर वो कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है इक्वल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, तो पहला फंडामेंटल क्या सीखा, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट all the particles will be located at the vertices of a regular polygon in the horizontal plane. In the equilibrium state, all the particles will be located at the vertices of a regular polygon in the horizontal plane. Number two, by symmetry, you can say the point of suspension will be located vertically above the centroid. ठीक, और तीनों पार्टिकल पे या चारों पार्टिकल पे जो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे, तो आप किसी भी एक पार्टिकल को क्या ले सकते हो, टारगेट ले सकते हो, और फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, जो जो उस पे फोर्सेस बने ना, जो जो उस पे फोर्सेस बने, जैसे टेंशन हो गया, mg हो गया और इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, और फिर आप दो एक्सेस ले लो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सेस ले लो और एक वर्टिकल एक्सेस ले लो, और t को रिजॉल्व कर लो, Fe तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आएगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगी, mg वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, t आएगी टिल्टेड, तो t को आप रिजॉल्व कर लीजिए, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दीजिए, अननोन क्वांटिटी आ जाएगी। देखिए अभी तो आपने ये प्रॉब्लम ट्रायंगल के लिए की, अब मान लो आपको चार चार्जेस दे दिए जाए, कहा जाए दे आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, और आपको क्यू निकालना हो, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल दे दिया और ये दे दिया जाए एल इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो कैन यू फाइंड इट आउट? आई थिंक यू कैन ना, अगर तुम्हारा ये अप्रोच एकदम क्लियर हो गया, तो अब चार चार्जेस हो तो वो स्क्वायर पे लोकेटेड होंगे, 5 होंगे तो पेंटागन पे होंगे, 6 होंगे तो हेक्सागन पे होंगे, the same mathematical approach will follow and you can find the unknown quantity. Okay.